डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस समय घर बैठ के आराम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डेली प्रैक्टिस करो बेटा, डेली प्रैक्टिस, क्योंकि डेली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो परफेक्शन अपने आप आपके अंदर आएगी। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, लास्ट टाइम हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आज का जो टॉपिक है, आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इस टॉपिक में। और बोर्ड में अक्सर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो सर्किट डायग्राम पूछे, चाहे इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाए, डेफिनेटली पूछेगा ज़रूर। तो मज़ा आने वाला है। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन की लास्ट टाइम हम लोग बात कर चुके हैं कि एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली किस तरह से वो अटैच होता था। तो सीरीज उसको बोलते थे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने तीन बातों का ध्यान रखा था। पहली चीज़ ये थी कि करंट जो थी वो सेम फ्लो हो रही थी पूरे हर रेजिस्टेंस में। सेकेंड थिंग इज दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग था। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना हो तो सारे के सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते थे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मेरे सामने यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये दो रेजिस्टेंस हैं और दो रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में अटैच किया हुआ है। और अगर एक बंदा आपके पास आके बोलता है कि भाई मेरे पे 15 ओम का रेजिस्टेंस है, हाँ भाई मैं मानूंगा उसके पास 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यानी कि ये जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट है दिस प्लस दिस, हम ये बोल सकते हैं। यानी कि उसके पास छोटे छोटे दो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 15 ओम है, उसके पास सिंगल एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें फिर से कुछ बातों को यहाँ पर समझना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने हेडिंग लगा ली, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता कैसे है ये आपको समझना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यदि दो सेम पॉइंट ले लिए जाएं, मान लो एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट मैंने ये लिया, यानी कि एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यानी कि इनको सेम पॉइंट बोलिए या कॉमन पॉइंट बोलिए। कैसे कॉमन पॉइंट बनेगा? मान लीजिए इस ए पॉइंट से ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और जिसका एक एंड ए पर कनेक्ट हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो इस बी पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है। यानी ये हो गया एंड ए पर कनेक्ट हो रहा है इस रेजिस्टेंस का। मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है या इसकी जो वैल्यू है वो R1 ओम है, यानी R1 ओम का एक एंड जो है वो ए पॉइंट पर कनेक्ट है, R1 ओम का दूसरा जो एंड है वो बी पॉइंट पर कनेक्ट है। मान लीजिए इसी तरीके से यदि मैं बात करूं कि एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R2 ओम है, यानी मैंने बात करा कि R2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका एक एंड ए पॉइंट से कनेक्ट है और इस R2 ओम का दूसरा जो एंड है, दूसरा जो छोर है वो बी पॉइंट से कनेक्ट है। यानी इसका एक छोर, एक एंड ए पॉइंट पे कनेक्ट है और इसका R2 का दूसरा एंड यानी दूसरा छोर बी पॉइंट पे कनेक्ट है। यानी R1 और R2 के लिए दो कॉमन पॉइंट हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। R1 का एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ए से कनेक्ट है, R1 का दूसरा जो एंड है वो बी से कनेक्ट है। इसी तरीके से यदि मैं R2 के लिए बात करूं तो R2 का एक एंड ए से कनेक्ट हो रहा है, R2 का दूसरा एंड बी से कनेक्ट हो रहा है, यानी ए और बी दो सेम पॉइंट हो गए, ए और बी दो कॉमन पॉइंट हो गए। तो जहां कॉमन पॉइंट की बात आती है वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि हम बात करें इसको हम बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट रेजिस्टेंस, इस तरह से भी बोल सकते हैं। यानी कॉमन पॉइंट रेजिस्टेंस है किस तरह से है कि दो कॉमन पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, दो कॉमन पॉइंट से यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है। मान लीजिए दो कॉमन पॉइंट से तीन रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मैं बोलूँ कि सर ने तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो केवल ये बताया कि दो यहाँ पर दो पॉइंट हैं कॉमन, तो दो ही रेजिस्टेंस है। नहीं, इन दो कॉमन पॉइंट से आप कितने भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा सकते हैं। यानी कैसे? यानी मैं बात करूँ एक वायर और लंबा से लेके आया मैं और ये एक रेजिस्टेंस हो गया,
R3, यानी इस R3 वाली के लिए एक एंड A से कनेक्ट है और इस R3 का एक और एंड B से कनेक्ट है, यानी यहाँ पर ये 3 रजिस्टेंस हो गए, कॉमन पॉइंट 2 ही हैं, यानी मिनिमम 2 कॉमन पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि 2 तो कॉमन पॉइंट होंगे और 2 कॉमन पॉइंट से हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अटैच होगा। यहाँ पर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 अटैच है इन दोनों पॉइंटों से, यहाँ पर R2 भी अटैच है इन दोनों पॉइंटों से, यहाँ पर R3 भी अटैच है इन दोनों कॉमन पॉइंट A और B से। मैं एक और बात करूँ, मान लो एक और मुझे रेजिस्टेंस लेना है जिसका मैग्नीट्यूड अगर R4 है, और लो भैया ये भी कनेक्ट हो गया, यानी ये R4 ये भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कितने भी रेजिस्टेंस आप 2 कॉमन पॉइंट से निकाल सकते हैं। बेटा घरों में जो लाइट रहती है या घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है सब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल ही सब अटैच रहता है। पैरेलल में ही मैं बात करूँ मेरा रेफ्रिजरेटर है, पैरेलल में ही मेरा AC है, पैरेलल में ही मेरी वॉशिंग मशीन है, यानी हर चीज़ जो रहेगी अटैच वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि कॉमन पॉइंट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कॉमन पॉइंट से अटैच होंगे। सेकेंड थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विल सेम, ऑलवेज सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बात एक ही है, वोल्टेज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सेम रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी हर पॉइंट पे यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 10 वोल्ट का ही इस R3 पे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पर 10 वोल्ट का R2 पर भी रहेगा, यहीं पर 10 वोल्ट का R1 पे रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहीं पर R4 पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यानी वोल्टेज ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस विल बी सेम। अगर सेकेंड थिंग इज दैट, सॉरी थर्ड थिंग इज दैट करंट will be distributed, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सीरीज के कॉम्बिनेशन में बात कर रहे थे हम, करंट को क्या हो रहा था, करंट जो है वो आपका सेम हो रहा था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर की जा रही है तो यहाँ पर मान लो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मान लो वहाँ पर 3 एम्पियर की फ्लो हो रही है, यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, यानी हर जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट का जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो फ्लो हो रही है वो यहाँ पर भी यही हो, वो यहाँ पर भी यही हो, वो यहाँ पर भी यही हो। करंट हमेशा और हमेशा सेम फ्लो होगा, सॉरी करंट हमेशा और हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि करंट हर रेजिस्टेंस में अलग अलग है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ये आप लोगों के सामने नोट हो गया, कर लीजिए। ओके डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। मैं हमेशा से बोला हूँ कि डेली प्रैक्टिस करो बेटा, डेली प्रैक्टिस करो, चाहे आप 2 न्यूमेरिकल लगाओ लेकिन लगाओ ज़रूर। और एक जो रिदम रहता है वो आपका ब्रेक कभी नहीं होना चाहिए। और हमेशा एंड टाइम पे ना आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो इतना बर्डन नहीं लगेगा आप लोगों के लिए कि भाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आराम से कूल होके पढ़ो, डेली प्रैक्टिस होगी तो अपने आप कर दोगे। चलिए बात कर रहे थे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इजीली समझते हैं, 2 रेजिस्टेंस का केस लेके चलें, चाहे 3 रेजिस्टेंस का, आप कैसे भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे सामने बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है, सेकेंड रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। यानी मैं बोलूं कि एक रेजिस्टेंस जिसका मैग्नीट्यूड है R1, सेकेंड का R2 और ये हो गया R3, और ये 20 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है, या मैं डायरेक्ट बोलूं से प्लस माइनस, ठीक है।
अब ये तीन मेरे सामने रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 और तीनों को आप लोग खुद बताइए कैसे एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली कनेक्टेड है या ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ये तीनों कॉमन पॉइंट जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये एक पॉइंट और मेरा ये पॉइंट, ये तीनों A और B दोनों पॉइंटों से कनेक्टेड है। तो सेम कॉमन पॉइंट होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बेटा ये बताओ, यहाँ से V वोल्ट की बैटरी से I करंट फ्लो होगी, मैंने माना I करंट फ्लो हो रही है। अब I करंट फ्लो होगी, I फ्लो होते 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 जब ये इस A पॉइंट पर पहुंचेगी तब क्या होगा, जब A पॉइंट पर पहुंचेगी तो अब क्या है, ये भटकेगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी कि भाई मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। तो इसको तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं यहाँ से जाने के। पहला रास्ता तो ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा और तीसरा रास्ता ये रहा। श्योर डेफिनेटली ये तीनों रास्तों पे जाएगी। ऐसा नहीं है ये किसी के साथ में अन्याय करे, नहीं भैया मैं इस वाले पे नहीं जाऊंगी, मैं इस वाले पे जाऊंगी, ना 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 ना। आई जो करंट है ये वायर है, वायर के साथ में ये रेजिस्टेंस है, वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसको मैंने बता रखा है, नेग्लिजिबल मान के चलता हूँ, मैंने ये तीन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। तो ये जो करंट है भैया ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में जाएगी, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस में होती हुई ऐसे ऐसे जाएगी, ए कॉमन पॉइंट पे जाएगी और बी कॉमन पॉइंट से एग्जिट हो जाएगी, यानी बी से ये एग्जिट होते 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 ये बैटरी में आ जाएगी, फिर से रिसाइकिल होगी, यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब होगा क्या, मान लीजिए ये R1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें मैंने मान लिया कि I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 ओम के रेजिस्टेंस में मैंने माना I2 करंट फ्लो हो रही है और R3 ओम के रेजिस्टेंस में मैंने माना I3 करंट फ्लो हो रही है। एक चीज़ और यहाँ पर मैंने बता दिया I1, I2, I3 फ्लो हो रही है। अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर तीनों के केस में बात करूँ तो ये जो V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही R3 जो सर्किट रेजिस्टेंस लगा हुआ है किससे कनेक्ट है, A और B से। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V वोल्ट होगा, R2 पर भी V वोल्ट रहेगा और R1 पे भी V वोल्ट रहेगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से अटैच हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि बैटरी से जो करंट निकल रही है I, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी मैं बात करूं कि बैटरी से जो करंट I निकली है वो किसके इक्वल है, तीनों के तीनों जो करंट ड्रॉ हो रही है इन रेजिस्टेंसों में उनके सम के इक्वल होगी। जो I है अब जा कितनी रही है, I1, I2, I3। अब कितनी भी जाए वो हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट ड्रॉ हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, या फिर यानी कि हम बोल सकते हैं V इक्वल टू आई आर। यहाँ से मुझे अगर I की वैल्यू निकालनी है तो I में निकालने के लिए V अपॉन R यहाँ लगा सकता हूँ। तो अब मुझे I अगर कैलकुलेट करना है तो I को मैं V अपॉन R लगा सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो V अपॉन R बोलूँ या V अपॉन R इक्विवेलेंट बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैंने V अपॉन R ले लिया, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I1। अब यहाँ पर I1 कितना होगा, तो I1 को भी B और R के टर्म्स में रख दीजिए। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा शॉर्ट में चलूँ तो I1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज़ V है और किस में जा रही है, R1 ओम के रेजिस्टेंस में, यानी I1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो V अपॉन R1 निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर I2 की बात करूँ मैं तो I2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी V अपॉन R2। क्यों, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है और R2 से डिवाइड हो रहा है, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। इसी तरह से I3 की बात करूंगा मैं तो V अपॉन R3 लग जाएगा। तो पुट कर दीजिए इन तीनों की तीनों वैल्यू को। तो I1 की वैल्यू मेरे सामने क्या निकाली, V अपॉन R1, दैट मीन V अपॉन R1 प्लस I2 की जो वैल्यू है वो है V अपॉन R2 प्लस I3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी V अपॉन R3। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों समान रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से अटैच है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक रिलेशन निकाला V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने V अपॉन R1, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 निकाला है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में V कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R, और यहाँ से अगर आप V कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
यानी कि मैं बात करूं तो ये b से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ से अगर मुझे r निकालना हो तो 1/r, यहाँ से आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, r1 r2 r3, यानी ये हो जाएगा r2 r3 प्लस r1 r3 प्लस r1 r2। और इसे मॉडिफाई करना है तो और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर r को निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो r आपका निकल के आएगा r1 r2 r3, तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और तीनों को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, r2 r3 प्लस r1 r3 प्लस r1 r2। तो ये R क्या है, ये R इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यही तो R इक्वल हो रहा है ना इनके, तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी मैं शुरुआत में लेके चलता I इक्वल टू V/R, तो V/R इक्विवेलेंट बोलो या V/R बोलो डायरेक्ट, क्योंकि R क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, यानी R क्या है इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, इन तीनों के प्रोडक्ट, यानी R1 R2 R3 अपॉन दिस R2 R3, यानी दोनों का रेजिस्टेंस एक बार में ले लो, प्लस इन दोनों को ले लो, प्लस इन दोनों को ले लो। यदि मैं अगर दो सर्किट दो रेजिस्टेंस के लिए बात करूं तो रेजिस्टेंस दो के लिए कैसे निकल के आएगा, वहाँ पर भी सेम रहेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दो ये ले रहा हूँ अगर मैं रेजिस्टेंस, तो 1/R इज इक्वल टू ये भी बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और यहाँ से अगर मैं R निकालूंगा तो R का मतलब हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दोनों के लिए अगर इक्विवेलेंट होगा, कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं आपके सामने, वो आप उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि दो रेजिस्टेंस के लिए अगर वो इक्विवेलेंसी पूछता है तो वो करना कुछ नहीं है, ये तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और सिंपल बात, अगर नहीं भी समझ में आ पा रहा है तो दोनों को एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दीजिए। एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं इसको। आज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिनिश हो जाएगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपके सामने, मान लीजिए एक एग्जांपल है और ये दो कॉमन पॉइंट हो गए, ये लो, और ये दो कॉमन पॉइंट हो गए, और यहाँ पर मान लीजिए घुमा दिया उसने, बोल दिया कि 50 वोल्ट की बैटरी है, और मान लीजिए यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। अब आपसे बोल रहा है कि अब आप इसको इक्विवेलेंट निकालो, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, यानी फाइंड आर इक्विवेलेंट, कैलकुलेट हमें करना है, यानी फाइंड आर इक्विवेलेंट या कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। तो अब आर इक्विवेलेंट के लिए देखो, अब आपको प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मैं बोल चुका हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। दिखाई दे रहा है, दो कॉमन पॉइंट दिखाई देंगे, दोनों कॉमन पॉइंट से दोनों एंड इसके अटैच हैं, दोनों रेजिस्टेंस के। तो मैंने क्या बताया, आर इक्विवेलेंट के लिए क्या है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मैंने क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 5, और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि क्या निकल के आएगा 50/15, 5 10 15, 5 3, यानी ये आ गया 10/3 ओम, इसका इक्विवेलेंट है। नहीं तो एग्जाम में ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये तो कॉम्पिटिटिव पर्पज से हो गया कि अगर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम कम रहता है तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में पूरा स्टेप समझाइए कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, V यहाँ पर कॉमन रहेगा, तो हमने फॉर्मूला लगाया 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों को डेटा लगाया, उसके बाद में हमने आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये था, अगर हमारे सामने मान लीजिए ये अननोन रेजिस्टेंस होता तब हम कैसे करते, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे हम करंट निकालते, उसके बाद में करंट को इक्वल करते, करंट इक्वल करने के बाद में फॉर्मूला लगाते, तो हर चीज़ आराम से हो सकती है यदि हमारे पास में मिनिमम दो डेटा हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हालांकि एग्ज़ाम में कम मिलते हैं आर इक्विवेलेंट के लिए भी, लेकिन हाँ आपको आने चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों सर्किट को हम कॉम्बिनेशन में लेके चलेंगे। सीरीज के देखो सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको लगभग समझ में आ गया। मान लीजिए अगर आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल
इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, आंख बंद करके वही 5 ओम में कितना पोटेंशियल होगा, 50 वोल्ट होगा। इस 10 वोल्ट में 10 ओम में पूछे तो 10 ओम में 50 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आराम से कर सकते हो, नहीं आता आप लोग मुझे कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और होने भी वाला है, उसमें मैं सर्किट लेके आऊँगा, डिफरेंट टाइप के सर्किट होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और बेटा सर्किट सॉल्व करने के लिए अभी तो आप लोग 10th में हैं, जो बेसिक है वो तो आप फंडे लगा सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे किरचॉफ करंट लॉ लगाना है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, वो हालांकि आप लोगों के लिए अभी नहीं है, लेकिन हाँ 12th क्लास में अगर जब आप लोग आते हैं 12th स्टैंडर्ड पे, तो आपको KCL और KVL की अप्रोच भी लगानी आनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बताऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।